और देश हित में बात करते हैं अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार की क्राइम कुंडली की। अतीक भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके पूरे कुनबे का नाम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ता जा रहा है। माफिया मामा की भांजिया यानी उमेश पाल के हत्या में शामिल अतीक अहमद की भांजियों का भी इस मामले में नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। इन दोनों पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद करने का आरोप है। पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता, फिर उसकी बहन और अब भांजियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जबकि दिल्ली में मौजूद माफिया के मददगार पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया मामा की भांजियों पर कसा शिकंजा। दिल्ली में माफिया का हमदर्द कौन? शूटआउट की लेडी ब्रिगेड। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया मामा यानी अतीक अहमद की भांजियों का किरदार भी अब सामने आ गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी की 2 बेटियों पर बमबाज गुड्डू की मदद करने का आरोप है। पुलिस अब अतीक की भांजी उंजिला बानो और दूसरी भांजी की तलाश में भी जुट गई है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो उमेश पाल की हत्या के दिन बम फेंक रहा था। यानी अतीक और उसकी फैमिली की लेडी ब्रिगेड की क्राइम कुंडली खुल चुकी है। आपको बता दें कि माफिया की पत्नी शाइस्ता पहले ही फरार चल रही है। मिसेस डॉन पर इनाम की राशि भी डबल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शूटर्स ग्रुप में वो कमांडर की भूमिका में थी। शूटर्स को शाइस्ता ने ही पैसे मुहैया कराए। उस पर शूटआउट का पूरा खाका खींचने का भी आरोप है। पुलिस और एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अतीक की बहन आयशा नूरी का नाम भी उसमें जुड़ा। आयशा को पुलिस ने आरोपी बनाया है। पता चला है कि आयशा ने शूटर्स को फरार करने में अहम भूमिका निभाई। यानी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े खुलासे जैसे जैसे हो रहे हैं, अतीक और उसके लेडी ब्रिगेड यानी पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और 2 भांजिया यानी आयशा नूरी की बेटियां भी शामिल हैं। इस बीच अतीक की पत्नी, बेटे अली और साइबर पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इन पर हत्याकांड में आरोपी राकेश की मदद करने का आरोप है। इस तरह प्रयागराज शूटआउट में माफिया अतीक की पूरी फैमिली के शामिल होने की बात साफ होने लगी है। यानी प्लानिंग से लेकर शूटआउट तक हर एक के पास कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी थी। इस बीच एक बड़ा खुलासा और हुआ है। खबर है कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद का बेटा असद अहमद दिल्ली आकर रुका था। पुलिस ने माफिया के बेटे के 3 मददगारों की पहचान भी कर ली है। दरअसल दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भेजा था। मेरठ से पैसे लेकर दिल्ली में असद को दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अतीक का एक पुराना ड्राइवर दिल्ली में ही रहता है। उसने ही मेरठ से पैसे लाकर दिल्ली में असद को दिए थे। अतीक के बहनोई अखलाक का अतीक के साथ क्राइम कनेक्शन डेवलप होने के बाद अब प्रयागराज पुलिस के रडार पर अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटी आ गई हैं। गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण में गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये एक बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद वेस्ट यूपी के मेरठ पहुंचा था और उसके बाद डॉक्टर अखलाक और उसके परिवार ने उसे शरण दी थी, उसका इस्तकबाल किया था और आर्थिक तौर पर भी उसकी मदद की थी। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने अतीक की बहन को भी अब इस पूरे मामले में दोषी माना है। इस पूरे मामले में जो डॉक्टर अखलाक है अतीक के बहनोई, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो अब अतीक की बहन और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मोड में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक असद की तलाश यूपी पुलिस को आज भी है। जिस दिन उमेश की हत्या हुई उसी दिन से यूपी पुलिस का शिकंजा अतीक के फैमिली पर कस गया था। लेकिन अतीक के अपराध का जाल कहां तक फैला है, इस बात का अंदाजा आप इसी अतीक की साजिशों से लगा सकते हैं। जिस अतीक के बेटे असद की तलाश यूपी में हो रही थी, वो असद दिल्ली में छिपा बैठा था। लेकिन पुलिस से बहुत लंबे वक्त तक बचे रहना किसी के बस की बात होती नहीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असद के 3 मददगारों की पहचान की है। दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए लोगों से अहम जानकारियां उगलवाने की कोशिश करेगी। असद की मदद के बदले उन्हें क्या मिला और अतीक गैंग से उनका क्या रिश्ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उमेश पाल के हत्यारे
अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकते, क्योंकि पुलिस लगातार इस केस की कड़ियां जोड़ना शुरू कर चुकी है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का प्रण लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अब यूपी में माफिया सर पर पगड़ी बांधकर नहीं घूम सकते। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा और कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। एक नए खुलासे में राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवि का हथियार का लाइसेंस सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब्दुल कवि अतीक अहमद का शार्प शूटर माना जाता है। कौशाम्बी पुलिस ने कवि पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। यूपी प्रशासन ने इसके घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया था। यही नहीं, कवि के करीबियों के घर पर छापेमारी कर हथियार बरामद किए गए थे। इस कार्रवाई से घबराकर अब्दुल कवि ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। साफ है, यूपी में माफिया का आतंक करीब करीब खात्मे की ओर बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं अतीक की फैमिली की वो क्राइम कुंडली जिनके तार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर का मास्टरमाइंड है। वहीं उसका भाई अशरफ शूटआउट का सरगना है, जिसने पूरी प्लानिंग रची थी और उमेश पाल की हत्या की साजिश की थी। शाइस्ता शूटआउट की प्लानर थी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही थी। किस तरह से यह हत्याकांड अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग शाइस्ता ने रची थी। वहीं बेटा असद शूटर्स का कमांडर हत्याकांड की जगह पर मौजूद था, खुद भी गोलियां चलाई थी और फिलहाल 5 लाख का इनामी है, फरार चल रहा है। दूसरे बेटे उमर ने इस हत्याकांड के लिए जेल से साजिश रची थी। वहीं एक और बेटा अली जेल से मददगार की भूमिका में जुड़ा हुआ था। बहन आयशा शूटर्स की मददगार, भागने के बाद उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही थी। वहीं अब भांजियों का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। यानी पूरा का पूरा जो कुनबा था वो इस हत्याकांड में शामिल था, अलग अलग रोल में। वहीं अब देशहित में बात करते हैं भारत के लिए गौरव करने वाली खबर की। देश में बाघों की संख्या 3167 तक पहुंच गई है। अमृतकाल के प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जंगल सफारी पर निकले। यहां क्या क्या उनकी तस्वीरें अलग अलग अंदाज में दिखाई दी हैं, दिखाते हैं आपको। अमृतकाल का प्रोजेक्ट टाइगर, जंगल जंगल बाघ मिले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। पीएम मोदी की जंगल सफारी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे, वो अलग ही अंदाज में दिखे। आज टाइगर रिजर्व में सुपर संडे है। पीएम मोदी यहां वन्य जीवों के बीच हैं। कहीं रास्ते में हिरण हैं, तो कहीं घने जंगल। इस बीच खुली जीप में आसमान से चमकता सूरज साफ बता रहा है कि ये वन्य क्षेत्र है। दरअसल पीएम मोदी का यह दौरा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी इस मौके को देश के लिए गर्व करने वाला बता रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने
अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी ने बाघों के संरक्षण की गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की। इसके बाद मैसूर पहुंचकर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन रखा। यहां स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 75% टाइगर अब भारत में हैं। जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि देश के लिए ये गौरव की बात है कि अब बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। 2018 के सेंसस में बाघों की संख्या 2967 बताई गई थी। इससे पहले 2014 में ये संख्या 2226, वहीं 2010 में 1706, तो वहीं 2006 में 1411 थी। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे विलुप्त होते टाइगर्स को बचाने की भारत में मुहिम चली। भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हम इस शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए भी पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए इसका हिस्सा होना कितना अहम था। यही नहीं, पीएम मोदी ने बाघों को मां दुर्गा और भगवान अयप्पा की सवारी भी बताया। टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साध दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही सुर्खियां बटोरे, लेकिन ये हकीकत से अलग है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वो खुद तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वो भले ही सुर्खियां बटोर लें, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। ये कोई पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने पीएम के किसी कार्यक्रम पर तंज कसा हो, लेकिन ठीक इसके उलट पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया। बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अंदाज में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक हैट पहना हुआ था, जबकि स्टाइलिश चश्मा और प्रिंटेड टी शर्ट भी जंगल सफारी का साफ संदेश दे रहा था। खाकी रंग के हाफ जैकेट पहने पीएम मोदी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के बाघों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन ये बाघ बचाओ अभियान काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन शुरुआती दशकों में इसका फायदा नहीं देखने को मिला। बाघों को संरक्षित करने का यह अभियान है क्योंकि भारत में बाघों की संख्या काफी तेजी से घट रही थी और ऐसे में बाघों की तादाद बढ़ाने को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। साल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। 1973 में बाघों की संख्या महज 1820 रह गई थी। अभियान के 50 साल पूरे हुए हैं। इसका मकसद शिकार पर रोक और बाघों का संरक्षण है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा आज से 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। रूस के साथ युद्ध की शुरुआत होने के बाद यूक्रेन के किसी भी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है, लिहाजा इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री भारत की से मदद मांग सकती हैं और पीएम मोदी को कीव आने का न्योता भी दे सकती हैं। रूस यूक्रेन जंग, ज़ेलेंस्की का बड़ा कदम। यूक्रेन की कूटनीति, दोस्ती की नई नीति। भारत से बात, मदद की आस। झापरोवा के पास ज़ेलेंस्की का संदेश। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल से ज्यादा हो गया है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस टकराव के बीच ही यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा का भारत दौरा कई लिहाज से अहम है। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद एमीन झापरोवा भारत आने वाली यूक्रेन की पहली मंत्री हैं, लिहाजा उनके इस दौरे को लेकर दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री 12 अप्रैल तक भारत में अलग अलग स्तर पर बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि एमीन झापरोवा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का संदेश भारत के सामने रखेंगी। इसके अलावा यूक्रेन के लिए समर्थन और मानवीय सहायता हासिल करने की कोशिश करेंगी। भारत पहले ही यूक्रेन को मदद देता आया है। अभी तक हमने 10 बारी वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज भेजी हैं, वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए, वहाँ पर लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। तो जिस प्रकार की सहायता मांगी जाएगी वो हमें देखना होगा और हम अपनी पॉलिसीज़, अपनी नीतियों के अनुसार हमको ये डिसाइड करना होगा जो हम किस प्रकार से और यूक्रेन की सहायता कर सकते हैं। एमीन झापरोवा का दौरा भारत यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री के दौरे को लेकर बयान जारी कर कहा है, भारत यूक्रेन के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध और बहुमुखी सहयोग साझा करता है। राजनयिक संबंधों के 30 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये यात्रा आपसी समझ और हितों को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। भारत पूरी दुनिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए विदेश नीति के आधार पर काम करता रहा है। यूक्रेन के साथ भी उसी हिसाब से रिश्ते बनाए गए हैं और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी जब पूरी दुनिया अपनी सहूलियत के हिसाब से रणनीति बना रही है, कोई रूस का सपोर्ट कर रहा है तो कोई यूक्रेन के समर्थन में है, मगर भारत पहले दिन से ही न्यूट्रल रहा और युद्ध का विरोध किया। बीते साल सितंबर में एससीओ समिट के दौरान हुई मुलाकात में भी पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है।
भारत का रुख और रवैया हमेशा से शांति का रहा है, लिहाजा रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी भारत ने बार बार शांति की वकालत की है। ऐसे में एमीन जापरोवा का भारत दौरा यूक्रेन के लिहाज से काफी अहम है। उम्मीद की जा रही है कि जापरोवा पीएम मोदी को यूक्रेन की राजधानी कीव आने का न्योता भी दे सकती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत की तरफ पूरा विश्व एक बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहा है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री की 4 दिनों की ये जो यात्रा है वो इस बात का संकेत है कि यूक्रेन को भारत से बड़ी अपेक्षाएं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो विदेश नीति के संदर्भ में अपनी प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहा है। भारत और रूस के बीच पहले से ही मजबूत रिश्ते रहे हैं और दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम करते हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भारत की कोशिश पूरी दुनिया में शांति की रही है, इसलिए रूस यूक्रेन से भी भारत ने हर बार शांति बहाल करने की अपील की है। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की फोन पर बात हुई थी। तब भी पीएम ने कहा था, किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है और भारत हर प्रकार के शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम ने जो बात ज़ेलेंस्की से कही, वही बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी कही, यानी भारत अपने रुख पर कायम है। शायद इसीलिए यूक्रेन कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए उप विदेश मंत्री एलीन जापरोवा हर स्तर पर पहल करेंगी। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल जाहिर कर दिया है इस युद्ध के ऊपर, जो ये कोई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यह कहा समरकंद में पिछले साल, और हमने कहा है जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही शांति का रास्ता निकालना चाहिए, तो हम शांति के लिए बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली के लिए भारत की ओर से लगातार पहल की गई है। अमेरिका भी ये मान चुका है कि भारत ही वो देश है जो रूस यूक्रेन की जंग खत्म करा सकता है। ऐसे में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ मौजूदा हालात ही नहीं बल्कि भविष्य के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।